नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने उधम सिंह नगर जिले से भरी हुंकार। रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली करते हुए मोदी ने नैनीताल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट जुटाए। पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में उत्तराखंड की इष्ट देवी मां नंदा, इष्ट देव गोलज्यू और श्री राज राजेश्वरी को प्रणाम करके संबोधन शुरू किया। सभा स्थल पर उमड़ी भीड़ को देखकर मोदी बोले, ये प्रचार सभा है या विजय सभा। देवभूमि उत्तराखंड में ये मेरी पहली चुनावी सभा है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये प्रचार सभा है कि विजय सभा है। चुनाव रैली से पहले रुद्रपुर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो निकला। पीएम का पहाड़ी लोकगीतों और धुनों के साथ जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच पर पहुंचने पर सीएम धामी ने पीएम मोदी को शंख देकर स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी को पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका सम्मान किया। बीजेपी नेताओं ने पीएम को उत्तराखंड से जुड़े स्मृति चिन्ह भी दिए। अल्मोड़ा के प्रत्याशी अजय टम्टा और नैनीताल प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। संबोधन से पहले मोदी ने कुमाऊनी बोली में जनसभा में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। जय श्री राज राजेश्वरी। भाई कैसे है रोला हाल चाल। रुद्रपुर की रैली में पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास के नए मुकाम पर पहुंचाने का ऐलान किया। मोदी ने कहा है कि उनकी गारंटी ने प्रदेश के घर घर में सुविधाएं पहुंचाई है। बीते 10 सालों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद 60-65 सालों में भी नहीं हुआ है। ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। रुद्रपुर में पीएम मोदी ने बिजली बिल शून्य करने के वादे से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों तक कई बड़ी बातें की। मोदी ने वादा किया कि तीसरे टर्म में एक और बड़ा काम करने का उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य देश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने और बिजली का बिल 0 करने का है। बिजली से कमाई भी हो, इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इससे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसके घर में 3-4 पंखे हो, 1-2 एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की बात हो, तो करीब करीब उसको 300 यूनिट बिजली खपती है। ये 300 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और जरूरत से ज्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी। रुद्रपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर एक के बाद एक कई जबरदस्त प्रहार किए। पीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने पर तिलमिलाई कांग्रेस ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने
तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। रुद्रपुर की जनसभा में दिए संबोधन में पीएम ने अपनी आदि कैलाश यात्रा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल वो आदि कैलाश आए थे। उससे पहले आदि कैलाश को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब वहां जाने वालों का आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है। पिछले वर्ष मैं आदि कैलाश गया था, तब पूरे देश ने इस क्षेत्र के अद्भुत सामर्थ्य को देखा था। और अभी मुझे अजय जी बता रहे थे कि पहले तो आदि कैलाश को कोई जानता नहीं था। कभी कभार लोग आते थे, संख्या मुश्किल से 5000 होती थी। अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है। पिछले साल 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश के लिए दर्शन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्वती ताल पर ध्यान भी लगाया था। आदि कैलाश क्षेत्र चीन सीमा से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस को खूब घेरा, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पूछे पीएम मोदी से 5 सवाल। ये 5 सवाल उत्तराखंड में भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी को इंसाफ, अग्निवीर योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड और केदारनाथ धाम से जुड़े हैं। हमारा सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी ये बताइए कि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए उनके पीछे कौन है, इसका आप आज जनता को जवाब दे करके जाएं। जो अधीनस्थ सेवा के अंदर अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए जिस सफ़ेद पोश नेता के इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, वो सफ़ेद पोश नेता कौन है, उसकी भी जानकारी देते हुए जाएं। हमारे मोदी जी से ये भी इच्छा रहेगी कि क्या वो अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलने वाले हैं, क्या उनको बताने वाले हैं वो जनता को कि ये अंकिता भंडारी के केस में जो वीआईपी थे, वो वीआईपी कौन थे और उनकी गिरफ्तारी कब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को खुद के लिए तो 15-20 साल चाहिए, लेकिन इस प्रदेश के जो युवा हैं, जो सेना में 20 साल की नौकरी देना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, उनकी सेवाओं को घटा करके आप अग्निवीर के नाम पे 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर देते हैं। तो मोदी जी उन नौजवानों को भी बता करके जाएं कि इस 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल योजना के पीछे उनकी आखिर में मंशा क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मोदी जी ये भी बता करके जाएं कि जो केदारनाथ में जो सोना चोरी होने का आरोप लगा है, उस आरोप की जांच का क्या हुआ, वो कहाँ तक पहुँची। वो ये भी बता के जाएं कि सिकराली में जो हादसा हुआ है सुरंग का, उस कंपनी का आपने क्यों उस कंपनी के ऊपर जांच नहीं कराई। और उस जांच ना कराने के पीछे क्या ये मंतव्य था कि वो कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं भाजपा को। गढ़वाल सीट पर प्रचार में जुटे अनिल बलूनी यूपी के सीएम योगी के पैतृक गांव यमकेश्वर विधानसभा में जब पहुंचे, तो यहां अपनी ही पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने बलूनी को घेरकर सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया और पूछा, कहां है विकास, क्यों अब तक यहां पक्की सड़क बनकर नहीं दे पाए। सड़क नहीं मिली तो वोट भी नहीं मिलेगा। जिस दौरान बलूनी को इस विरोध का सामना करना पड़ा, तब यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी बलूनी के साथ मौजूद थी। समझाने बुझाने पर महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा किसी तरह शांत हुआ, लेकिन इस तस्वीर ने इलाके में सरकारी दावों और यहां विकास योजनाओं की पोल जरूर खोल दी है। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने प्रचार के दौरान देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सैणा पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बलूनी ने जनरल रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही उनकी चाची सुशीला देवी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। बलूनी ने कहा कि देश के लिए जनरल रावत का गांव एक तीर्थ स्थल जैसा है। इस दौरान बलूनी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनरल रावत के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार और नेताओं को चुनाव में जनता जवाब देगी। बड़ा कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है कि जब जनरल रावत के लिए अपशब्द कहे जाते थे, इस माटी के लाल के लिए जब गली का गुंडा, कांग्रेस आला कमान ने कहा, कांग्रेस के लोग
तरह तरह की गालियाँ दिया करते थे, उनके वीरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, उनके सैनिक के कौशल के ऊपर सवाल उठाते थे। हमें बड़ा दर्द होता था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस का, उत्तराखंड कांग्रेस का भी कोई भी नेता ऐसा नहीं था कि जिसने उस पर क्षमा मांगी हो या शर्म प्रकट की हो या उन्होंने माफ़ी मांगी हो या कांग्रेस से इस्तीफे देने की बात की हो। वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के आलाकमान के बयान के साथ थे। आज ये सारे लोग उत्तराखंड के अंदर 5 प्रत्याशी इनके वोट मांगने जा रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस को फिर झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में सैकड़ों कांग्रेसियों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। त्रिवेंद्र की मौजूदगी में ऋषिकेश विधानसभा के कई कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने वालों में डॉक्टर वीएन तिवारी, पूर्वांचल मंच के अध्यक्ष, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ तिवारी और नीलम तिवारी शामिल है। त्रिवेंद्र ने कहा है कि जिस तरह बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, उससे तय है कि इस बार चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें देश भर में मिलेंगी। रुड़की के सुनहरा में एक दवा फैक्ट्री पर देहरादून से आई ड्रग विभाग और FADA की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून ड्रग कंट्रोलर को सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस फैक्ट्री के अंदर दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इसके बाद देहरादून से एक टीम गठित की गई और छापेमारी कर कार्यवाही की गई। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और जांच की जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहाफ पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो है बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर। और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे धर्मनगरी हरिद्वार और भक्ति के रंग में रंगे दिखे। हरिद्वार में तेज प्रताप ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की, भोलेनाथ की पूजा भी की और मां गंगा में स्नान भी किया। तेज प्रताप ने हरिद्वार यात्रा की ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों के साथ लिखा है, श्री कैलाशानंद महाराज के आश्रम चंडी घाट में रुद्राभिषेक और मां काली की पूजा अर्चना कर अपने प्रदेश बिहार और देश की प्रगति और सुख शांति समृद्धि की कामना की। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन की जीत होगी। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। बद्री केदार मंदिर समिति तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, तो धामी सरकार भी यात्रा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करें। देखिए, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहाँ पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है, तो उसके कारण से वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं। लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे। देहरादून में ऐतिहासिक झंडे जी के आरोहण के तीसरे दिन श्री गुरु राम राय दरबार साहिब से नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। दरबार साहिब के श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में नगर परिक्रमा जिस रास्ते से भी गुजरी, वहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्री महंत ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। श्री झंडे जी आरोहण के बाद 10 किलोमीटर की इस दून नगर परिक्रमा में 25,000 से ज्यादा संगत शामिल हुई। बता दें कि श्री झंडे जी आरोहण होने के बाद श्री झंडे जी का मेला शुरू हो जाता है। ये मेला राम नवमी तक चलेगा। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।